भारी हो गया है। चलिए पढ़ गया है आप लोग। पहला चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यही ना क्वेश्चन का नाम, चैप्टर का नाम है। ये क्या होता है केमिकल रिएक्शन जी? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है बताइए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अभी एग्जाम में बैठे है ना, आ गया क्वेश्चन के रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या कहिएगा बताओ रे? तो यहाँ नहीं पूछना है, बड़ी मार मारेगा, क्या लिखिएगा? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या लिखोगे? बाउंड नहीं बॉन्ड। हाँ एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर होगा। Na+Cl क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और दूसरा कोई? कभी कुमार तुम क्या लिखोगे? दोनों में से छाप लोगे है ना जी? चलो बोलो रवि कुमार क्या लिखोगे क्वेश्चन? 2 or more chemical substances हाँ combine and mix हाँ form बोलो फॉर्म 2 substances 2 और मोर सबस्टेंस। ठीक है चलो आगे बोलो। is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल में Na+Cl बस वही होगा है? दूसरा नहीं लिखोगे? दूसरा लिखना होगा तो क्या लिखोगे? Ag+Cl। बहुत बढ़िया, इतना तो खोपड़ी है ना। हिंदी मीडियम वाले तुम क्या लिखोगे बोलो जी? अभिक्रिया करते हैं तो 2 या 2 से नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। सोनी कुमारी तुम क्या लिखोगी? अरे सही तो पढ़ गए नहीं किया। जब कोई पदार्थ अकेले आकर किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करे, एक या एक से अधिक भी नए पदार्थ निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया। किताब नहीं होगा किसी तुम क्या लिखोगी बोलो? जिस क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन गुड, अभी बढ़िया। रासायनिक परिवर्तन के निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया। हाँ जिस क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे रासायनिक ये अभिक्रिया। एकदम करेक्ट सुटेबल आंसर है। ठीक है बेटा, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ तुम क्या लिखोगे? When 2 or more than 2 substances combine and react and form new substance, then this process is called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। Example: glucose plus oxygen react with carbon dioxide and water. बोलो। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया। एकदम बढ़िया। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ रहा है ना? रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले है ना, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिस क्रिया के फल स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना? या ये भी कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? ये भी कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिला दो और नया
जब पदार्थ बन जाता है तो समझिए कि वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? वो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। है समझ में? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन वह क्रिया है, वह फेनोमेना है जिसके अंदर नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिस क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। है समझ में? जैसे मान लीजिए कि AgCl है। क्या है? AgCl। AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये धूप से ज्यादा प्रभावित होता है। यदि आप इसको सनलाइट में रख देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? इसके दोनों यानी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे ना वो अलग अलग हो जाएंगे। आए समझ में? Ag प्लस हो जाएगा और Cl माइनस माइनस हो जाएगा। आए समझ में? तो देखो जिस AgCl है ना, इसको कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। क्या ये? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो है दो अलग अलग भागों में क्या हो गया? बढ़ गया। अभी नया नया पदार्थ बन गया। AgCl अलग है ना, तो Ag अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। पहले ये पाउडर के फॉर्म में था, अब क्लोरीन बाहर निकल गया तो गैस के फॉर्म में हो गया। तो नया सब्सटेंस बना ना। तो जिस परिवर्तन के अनुसार जो परिवर्तन इसमें हो रहा है वह परिवर्तन केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसका? नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसमें पुराना लोटा लीजिए, उसको कूच दीजिए हथौड़ी से, तक वो लोहा हो जाएगा, लोटे न रहेगा। है समझ में? क्या रहेगा? वो लोटा रहेगा। अब कागज लीजिए, उसको जला दीजिए, अब फिर कहिए कि कागज है, तो मानेगा कोई? क्या है वो? राख। तो कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? हाँ, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा समझ में? लोटा का कुचना भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में जो होता है नए पदार्थ का फॉर्मेशन नहीं होता है। नए पदार्थ का फॉर्मेशन किसमें होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, यानी केमिकल चेंज के फलस्वरूप होता है। आए समझ में? जैसे मान लीजिए कि कार्बन है ना, कार्बन क्या है? सॉलिड है, और इसको ऑक्सीजन से यदि रिएक्ट करा देते हैं ये क्या बनाता है? CO2। और CO2 क्या है? गैस है ना। CO2 क्या है? गैस है। तो CO2 गैस है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन अलग मटेरियल है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लिया? CO2। और CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में पूछता है कि दूसरा नाम बता, ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। आइस यानी शुष्क बर्फ भी इसको कहा जाता है। CO2 है ना, क्या कहते हैं इसको? शुष्क बर्फ भी कहते हैं, CO2। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण हो रहा है। समझ में? याद होगा आपको, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन का चूर्ण डलवा रहे थे। आप लोग अब डाले थे ना? हाँ, क्या बना था? हाँ, FeSO4 प्लस CuSO4। FeSO4 प्लस क्या बना था? CuSO4। है समझ में? FeSO4 प्लस CuSO4 क्यों बना? कि CuSO4 जो होता है इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉपर सल्फेट। और ये किस कलर का होता है जी? ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और जैसे इसमें आयरन का चूर्ण डालते हैं ना तो धीरे धीरे इसके कलर में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है ना। क्यों परिवर्तन होता है? तो FeCuSO4 में Cu से कहता है कि अब तुम हटो और हम SO4 के साथ दोस्ती करेंगे, तो ये डिस्प्लेस कर देता है। समझ में? क्या कर देता है ये? डिस्प्लेस। देखो था CuSO4 बन गया Cu मैंने तांबा वाला विलयन था, और विलयन किसका बन गया? आयरन वाला बन गया। तो नया सबस्टेंस बना ना। तो नया सबस्टेंस जहाँ बनता है सब केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें किसी को परेशानी है ना। लेकिन अब देखिए इस तरह का यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है AgCl है, एगो था तो दूगो बन गया, यहाँ दूगो था तो एगो बन गया। और यहाँ क्या कर रहा है कि एक जो है दूसरे को हटा रहा है। कई तरह से रिएक्शन जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो आप यदि इस हिसाब से देखें कि एक बड़ा यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यदि ब्रेक होता है इनटू 2 कंपोनेंट्स, समझ में?
है ना, या 2 एलिमेंट्स या इन 2 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, यदि ब्रेक होगा तो इस रिएक्शन का नाम होगा, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, अलग हो जाना, अलग हो जाना, है ना। अलग होने का मतलब सही भाषा में देखें तो दोनों जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसा समझ में? तो दूर होने का मतलब होता है, एक वर्ड हम देते हैं वियोग। क्या क्या देते हैं? वियोग। राजा दशरथ तड़प तड़प के जान देती है वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? कौन नाम है इसका? वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आइए देखो, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, समझ में? अब कंबाइन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन, संयोग होना, यहाँ संयोग हो रहा है। 2 और मोर, है ना, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स का जब संयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हाँ, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉम्बिनेशन। आया समझ में? अब ये क्या कर रहा है? इसको हटा रहा है ना, तो हटाने की क्रिया अंग्रेजी में डिस्प्लेस कही जाती है। क्या कही जाती है? इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? यानी किसी बिलियन में है ना, कोई एक एलिमेंट जो है, जो उस बिलियन के एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापित कर देना, है ना। आयरन Cu को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, इसलिए हिंदी में क्या नाम है इसका? विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका हिंदी में? विस्थापन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के हुए? 3 तरह। हेलो, ओए, कल भी ऐसे चलो आए समझ में? हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। छोड़ो, अपने टॉपिक पर आओ, है ना, है ना। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, यहाँ पर हमने देखा प्रकार संयोजन, फिर वियोजन, फिर जो है समझ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि एक मेटल जो है किसी सॉल्यूशन के एक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है ना। अब आप बताइए कि ये डिस्प्लेस क्यों कर रहा है? आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे? कॉपर, है ना। अरे कमजोरे के ना बरियार हटाता है, कमजोर बरियार का हटाता है ना। कमजोर अपने से हट जाता है, अपने से थोड़े हटने वाला है ना। ये Fe जो है क्या करता है? Cu को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Fe जो है Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है। आपको याद होगा सक्रियता श्रेणी हम लोग पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो है कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे था और आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर था। तो ऊपर वाला जितना एलिमेंट था सब क्या था? मोर रिएक्टिव था, हाईली रिएक्टिव, ऐसा समझ में। और नीचे वाला लेस रिएक्टिव। आप ही बताइए, है ना, कि यदि ZnSO4 है और ये Cu से हम रिएक्शन करा दें, है ना, तो क्या ये रिएक्शन होगा? ढकेलाएगा नहीं, ठीक है, दोनों ढकेलेगा तो कहेगा कि हम अटवा ना कर, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Cu बरियार नहीं है। किससे? तो बरियार को केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, है ना। तो Cu हाईली रिएक्टिव नहीं है। यदि हाईली रिएक्टिव होता तो Zn को समझ में, तो ऐसा रिएक्शन आ जाए तो समझिए कि ये नहीं होगा,
ये रिएक्शन ही नहीं होगा। आए समझ में? इसी का एक भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। इसको कहते हैं हिंदी में द्विविस्थापन। ये सिंगल हो, ये सिंगल है, क्या है ये? सिंगल है ना। और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल का मतलब दुई है ना। संस्कृत में डबल को दो, हिंदी में दो, संस्कृत में द्वि है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो आप समझ लीजिए, यहाँ एक बार विस्थापित हो रहा है तो वहाँ 2 बार विस्थापित होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। 2 बार विस्थापित होगा। जैसे मान लीजिए कि FeSO4 है, FeSO4 है और है ना, ये AgCl से अभिक्रिया कर लिया। किससे अभिक्रिया कर लिया? AgCl से। किससे अभिक्रिया किया? AgCl से। तो FeSO4 है, AgCl है समझ में। तो कैसे अभिक्रिया होगा? ये अभिक्रिया कैसे होगा? ये अभिक्रिया कैसे होगा कोई बताएगा? हम एक्सप्लेन किए थे, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे आप लोग। कैसे अभिक्रिया होगा? मान लो 2 दोस्त है, दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर, ठीक है। ये भी ये दोनों दोस्त है, ये दोनों में बड़ी घनिष्ठता है, ये दोनों में बड़ी घनिष्ठता, बड़ी पैसा वाला कौन? Cl, ये बहुत पैसा वाला है, लेकिन एक दोस्तों में बड़ी बकलोल है, ई वाला है ना। ई है तो ये थोड़ा होशियार है, लेकिन ई बकलोल है। ये दोनों एक साथ जाते हैं सब, ये देखता है कहीं बड़ा पैसा वाला है, नौकरी से दोस्ती कर ले, है ना। आई नहीं सोचेगा कहीं मरबो करेगा, ऐसा समझ में। ढेर होशियार है, ऐसा समझ में। तो ये क्या होता है कि भाई ज्यादा होशियार है तो कहता है ये बकलोल है, और ये कहता है कि भाई पैसा वाला है, भाई बकलोल है, चलो ये बकलोलवा को हटा देते हैं, एक से हम मिल लेते हैं, ऐसा समझ में। तो ये क्या करता है कि इससे दोस्ती जो है तोड़ लेता है, आई जो है Cl से मिल जाता है। तो क्या बना लिया है? FeCl2, ऐसा समझ में। अब बेचारा ये दोनों अलग हो गया है। अब ये जो है रोने लगा, कहा कि अब हम क्या करें, चलो हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग हो गए है ना। तो दोनों अलग अलग हो गए तो अब जाके ओकरा शिकायत करेगा, अरे बड़ी बेहुदा एक से दोस्ती करना ठीक नहीं है, ठीक है। और हमारा दोस्त है तो हमारे दोस्त के साथ जो है हमको भगा दिया, उससे जो जा रहा है पैसा लो, समझ में। तो ये दोनों मिलके क्या कर लेगा? दोस्ती कर लेगा। तो क्या बना लिया? AgSO। यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसा समझ में। एक दूसरे को 2 विलयन यानी 2 सॉल्यूशन है ना। तो दोनों सॉल्यूशन के जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। जहाँ तो इसको एक और नाम देते हैं, जहाँ आयनों का एक्सचेंज होता है वहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया है, समझ में। आयनों का एक्सचेंज किसका? आयन का। देखो यहाँ जो है Ag पर प्लस है, Cl पर माइनस है ना, SO पर 2 माइनस है, SO प्लस है। आयनों का चेंज, आयन हो गया तो 2 प्लस 2 माइनस के साथ था, अब हो गया माइनस के साथ। Ag जो है माइनस के साथ था, अब हो गया माइनस के साथ। तो जहाँ आयनों का अदला बदली हो वहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझ में आया। जहाँ आयनों का अदला बदली हो वहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। और जहाँ किसी सॉल्यूशन के है ना, जहाँ किसी सॉल्यूशन के किसी तत्व को कोई तत्व विस्थापित कर देता है तो वो हो जाता है विस्थापन। ऐसे समझ में। यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल विस्थापन हो रहा है ना, ऐसे समझ में। इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानता है। सब रासायनिक है। काहे रासायनिक है? इसलिए रासायनिक है कि देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? AgCl है और 2 पार्ट में क्या हो गया? टूट गया ना। तो नया नया बन गया। तो यहाँ भी कुत्ता फाड़ के नया मत कर लेना, ठीक है, नया नहीं होगा है ना। अब यहाँ पे देखो ये भी नया सबस्टेंस बन रहा है, ये भी नया सबस्टेंस बन रहा है। खैर यहाँ तो बनबे न किया और यहाँ नया सबस्टेंस बन रहा है। देखो नया नया बन रहा है ना। तो एक ऐसा परिवर्तन है ना जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से है, समझ में। और ये कई प्रकार का होता है? 4, संयोजन, वियोजन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट
है ना। तो इन दोनों को समझने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बड़ा आवश्यक है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। हम यहाँ काहे नहीं कहे कि एजी एफटी को मार के भगा देगा, क्यों? क्योंकि एजी जो है लेस रिएक्टिव है और एफटी जो है ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सबसे पहले इसको मारेगा, डिस्प्लेस करेगा। है समझ में? हाँ। अब देखिए, अब यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वियोजन अभिक्रिया एवं 3 गो है ना। वियोजन कहने का मतलब क्या हुआ? तोड़ना। वियोजन कहने का मतलब कैसे टूटेगा? अब हम ये दीवार है करे टूट जाएगा, अरे इसको जेसीबी से डालना पड़ेगा, अच्छा हथौड़ा लेके पीटना पड़ेगा तब न टूटेगा। है कहने का मतलब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी? एनर्जी की। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है टूटता है 2 पार्ट में, है समझ में? 2 पार्ट में टूटेगा तो उसमें एनर्जी हमको चाहिए, एनर्जी हमको देना पड़ता है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी देना पड़े, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पढ़ लिया आप लोग हैं? तो हम लोगों ने बस डिफिनीशन देखा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, और देखा हमने इसका टाइप। कै गो टाइप्स हो गया? 4 गो टाइप्स हो गया। कौन कौन? ठीक है। और डिकम्पोजिशन के टाइप हमने देखे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हमने देखा। प्रकाशीय वियोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन यानी फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है अलग अलग कर देना, है ना। दूसरा है ऊष्मीय वियोजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस कहते हैं, है ना। ये है विद्युत वियोजन, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इसका हमने देखो एग्जाम्पल भी देख लिया। यहाँ पर AgCl का जो एग्जाम्पल है, ये क्या है? ये AgCl जो है यहाँ डिकम्पोज हो रहा है Ag और Cl में सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट का एनर्जी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो है सनलाइट कहने का मतलब क्या होता है कि ये है फोटो डिकम्पोजिशन। क्या? फोटो है, समझ में? फोटो का भी मतलब एक तरीके से प्रकाश होता है। चलो, दूसरा है थर्मल। थर्मल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है CaCO3 है, CaCO3 जो है ये क्या होता है? इसको जो है हीट दे देते हैं हम, यानी उष्मा दे देते हैं, तो ये 2 कंपोनेंट में यानी CaO और CO2 में क्या होता है? टूट जाता है। समझ में? CaO CO2, CaO को क्या कहते हैं? कली चूना, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। और ये देखो CaCO3 जिसको चूना पत्थर कहते हैं, यानी इसको संगमरमर भी कहा जाता है। लाइमस्टोन का मतलब होता है संगमरमर, है समझ में? और ये CaCO3 जब ब्रेक हो गया तो 2 पार्ट में टूट गया, CaO और CO2। CO2 क्या है? तो गैस का रूप है ना। तीसरा हमने देखा, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने इसको बिजली का झटका दिया, और बिजली का झटका दिया तो ये क्या हो गया? NaCl जो है Na+Cl में ब्रेक हो गया। अब यहाँ NaCl का हमने क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो वह जो है सोडियम और क्लोरीन के, है ना, सोडियम क्लोरीन के आयनों में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। आए समझ में? तो यहाँ से हमने देखा क्या? वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, यानी वियोजन अभिक्रिया के प्रकार तथा उसके एग्जाम्पल। यदि आपको वियोजन अभिक्रिया पूछता है तो इसमें से आप तीनों एग्जाम्पल को डिफाइन करिए, है समझ में? ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के तीनों एग्जाम्पल को डिफाइन कीजिएगा, तो इससे मतलब ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ चलो भाई ये 3 तरह से डिकम्पोज होता है समझ में? और ये हमने बात किया यहाँ पे कि वियोजन अभिक्रिया, है ना, सब जगह क्या देना है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, सनलाइट सप्लाई कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंडोथर्मिक। बोलो क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
यानी ऊर्जा अवशोषित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। शोषी मैंने सोख लिया, शोषी मैंने सोख लिया, मुंह बाया हाँ सोख लिया, है ना? ठीक है, तो शोषी का मतलब क्या होता है? सोख लेना, अवशोषित कर लेना, है समझ में? तो ऊर्जा अवशोषित होती है वियोजन अभिक्रिया के दौरान, है समझ में? वियोजन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, तब जाकर के जो है ये क्या कहलाता है? अभिक्रिया होता है, और इसको उष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब दूसरा का एक भाई रहता है ना? एक्सोथर्मिक। क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है, यानी ऊर्जा उसमें से निकलती है ना? ऊर्जा उसमें से क्या होती है? निकलती है। तो उसी को हम क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, हाँ, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये है रेस्पिरेशन, श्वसन अभिक्रिया। क्या है ये? श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया क्या है? श्वसन क्या है? तो श्वसन यही है कि जितना हम लोग है ना आग भोर खाते हैं तो कहाँ जाता है? आग भोर शरीर से बाहर निकल जाता है। बढ़िया सामान खाओगे तब ना शरीर में लगेगा, है ना? कि तावा पर एकदम आलू जरा जरा के, अरे बड़ी बढ़िया लगता है कुछ ना रहता है, अजरले खाता है सब, है समझ में? अब तो कहाँ भूलिया करेली का सब्जी ना घोटाएगा, है? तो कहने का मतलब श्वसन कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोग फूड मटेरियल खाते हैं, है ना, एट लास्ट डाइजेशन होने के बाद हमारे ब्लड में मिल जाता है। अब ब्लड में मिलने के बाद जब, है ना, ब्लड में मिलने के बाद हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है ना? तो जब ऊर्जा रिलीज होती है हमारी बॉडी में, अब हम दौड़ने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर श्वसन अभिक्रिया हो रही है, ऊर्जा मिल रही है हमको, है समझ में? तो श्वसन अभिक्रिया कहने का मतलब उसको अंग्रेजी में रेस्पिरेशन करते हैं। सांस लेना सांस छोड़ना ही जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसको ब्रीदिंग करते हैं, है समझ में? असली श्वसन अभिक्रिया वही है कि भोजन खाओ तो हमको एनर्जी मिले, है समझ में? उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया में हमको एनर्जी मिलती है समझ में? जब तुम लोग का तबियत खराब हो जाता है तो लुलुर पुलुर हो जाता है, ऐसे डॉक्टर साहब जब दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, बाद कहता है कि सुबह शाम जूस पियो, तो आप तुम लोग का टाइट हो जाता है ना? एक महीना घर के लोग जब टाइट खिला पिला देते हैं तब जो है गरई में जो है लड़ने लगता है। उसके बाद कहता है ना कि ढेर खा ले, एनर्जी ढेर हो गया, है ना? ऐसा है, तुमको मालूम नहीं है अभी? उसको आज कह देंगे तो क्या फायदा होगा? तो कहने का मतलब बिना मतलब का मतलब ये करोगे, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, ये तोड़ फोड़, तो घर वाले लोगों क्या कहेगा? है तो एनर्जी रिलीज होती है फूड मटेरियल जो भी हम लोग खाते हैं। तो खाओ वही जिससे एनर्जी हो, वो मत खाओ जिससे एनर्जी ना मिले, वरना पैसों बर्बाद होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, दहियो जाएगा, है कि नहीं? खाओ वही जिससे एनर्जी। करेली खाओ, हरिहर सब्जी खाओ, हरिहर सब्जी खाओ, पतई खाओ। पतई करने का मतलब साग सब्जी, पालक का हो गया, है ना? एगो चौराई आता है ना? चौराई का भाजी रहता है। तो ये सब क्या है? आयरन मटेरियल है। हरियर सब्जी में ना आयरन मिलता है जी, सो के मत क्लास में हो, है ना?
तो आयरन इसी सबसे मिलता है ना। एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कहा जाता है कि सबसे बढ़िया एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा का शरीर में गर्मी देने वाला कौन है, फैट। देखना जाड़ा के दिन जब आता है ना, तो लड़की सब क्या करती है ना, कि वो सब कितना फंक्शन होगा तो स्वेटर नहीं पहनेगी। हाँ, और लड़का सब जो है ऐसे टिपुरल रहता है। क्या है कि लड़की के शरीर में फैट ज्यादा रहता है ना, इसलिए उसको गर्मी महसूस होती है। लड़का सब में फैट रहवे न करता है ना, तो वो सब सिकुड़ल रहता है। तो फैट जो होता है ना, उस शरीर में क्या देता है, गर्मी देता है। ऐसा समझ में, वो एनर्जी कम देता है लेकिन गर्मी ज्यादा देता है। तो जितना फैट खाएगा ना, शरीर एकदम गर्मी रहेगा। मोटा आदमी देखता है जल्दी से कपड़ा वपड़ा खोल लेता है, हाँ गर्मी लगता है, जितना गर्मी हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी देता है। और फैट क्या करता है, एनर्जी देता है, लेकिन वो गर्मी है, गर्म एनर्जी देता है ना। तो देखो, वही मटेरियल खाओ जिससे हमको एनर्जी मिले। तो रेस्पिरेशन क्या है कि फूड मटेरियल जो भी हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर के एट लास्ट हमको उसमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। उसी को रेस्पिरेशन या हिंदी में श्वसन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में कैसे डिफाइन करते है ना। ठीक है, और खाली जो है खाली 2 फरिया खा लिए, ओकरा बाद जाकर चौकी के नीचे सूत गए, है ना। सुबह उठे तो क्या हो गया, तो पेट में गैस हो गया। पेट में गैस हो गया। तो क्या है, पेट में गैस हो गया कि खाना खाने के बाद आपको ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी ना डाइजेस्ट होगा। खाना खाने के बाद आपको ऑक्सीजन चाहिए, तब बॉडी को एनर्जी मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। ब्लड जो होता है ना हम लोग का, तो जितना हम लोग फूड मटेरियल खाते हैं तो सब ब्लड में मिलता है। अब ब्लड डायरेक्ट एनर्जी देता है। पहले कहता है कि जा तू पहले लंग से मिल के आ, है ना। यानी लंग मतलब फेफड़ा, जा ब्लड तू फेफड़ा से पहले मिल के आ। तो फेफड़ा में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, उसको पहले दोस्ती करता है ना। ठीक है, जितना जो है मतलब कार्बनिक मटेरियल होता है वो सब शरीर से बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब कि जो भोजन हमारे ब्लड में डाइजेशन के बाद मिला, उसको ऑक्सीजन से मिलना बहुत जरूरी होता है। समझ में, ऑक्सीजन से मिलेगा तभी एनर्जी हमको मिलेगा। तो फाइनली एनर्जी देने वाला सबस्टेंस कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, तो C6H12O6, यही ना है। इसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज क्या होता है कि ऑक्सीजन से दोस्ती करता है, समझ में। दोस्ती करने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस क्या देता है, एनर्जी, ऊर्जा देता है। समझ में। तो खाना खाने के बाद इसलिए कहा जाता है बच्चा टहल देता है, इसलिए कि ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो खाना हमारा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जहाँ खा के सूख जाएगा तो सुबह पेट में गैस चढ़ जाएगा। काहे कि तुमको ऑक्सीजन मिला ही नहीं, चादर ढक के सो गया, है ना। चादर से मुंह ढक के सो गया, ऑक्सीजन मिला नहीं, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, सुबह अपच हो गया, है ना। उसके बाद से जब खाना तुम्हारे आगे आएगा तो कहेगा ना खाए, पहले दवाई खाए था। इससे बढ़िया है कि खाना खाओ तो थोड़ा सा देखो, पहले हेल्थ इज वेल्थ। खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करो, ताकि जो है जो खाना है वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उससे एनर्जी हमको बढ़िया से मिल जाएगा। जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो कभी है ना दर्द, कभी है ना दर्द, कभी है ना दर्द। तो क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। अब बढ़िया से ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वही होता है। ये ऑक्सीजन ब्लड जो है, ब्लड में ये ग्लूकोज मिला रहता है और ये लंग्स के पास जाता है। तो लंग्स जो है लंग्स में ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हवा कहाँ जाके स्टोर होता है, लंग्स में। लंग्स में वो जो होता है ना, एल्वियोलीज होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ जाके हवा स्टोर रहता है। और जैसे हवा स्टोर रहता है तो उसी के बगल से ये क्या होता है, हमारा ब्लड गुजरता है ना। तो जैसे ब्लड गुजरता है तो वहाँ ऑक्सीजन से दोस्ती हो जाती है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ निकल जाता है, और जैसे सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए। समझ में। तो ये प्रोसेस जो है हमारा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या करते हैं, श्वसन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रहा है ना जी, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज होगा
है ना। तो समझिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? दिस इज द बेटर आंसर, श्वसन, रेस्पिरेशन, है ना। चलो अब एक चीज बताओ कि ये जो रिएक्शन लिखे हैं ये क्या सही लिखे हैं? देखो सही है, लेकिन ये अनबैलेंस, क्या ये अनबैलेंस। अनबैलेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर 2 किलो आटा रखना है, इधर 5 किलो रख दिया, अब वजन कर रहा है, तो कब बराबर होगा जी? नहीं ना होगा, है। तो कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत से द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आए समझ में? यानी जितना इधर दिए हैं उतना हमको इधर मिलना चाहिए। कार्बन 6 को है तो 6 को कार्बन होना चाहिए, है ना, वरना सिद्धांत के अनुसार क्या है ये गलत है। तो इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या वो कार्बन है इधर 6 को, तो क से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो क हो गया 6 को कार्बन हो गया, 6 दूना 12 को ऑक्सीजन हो गया। इधर देखो क ऑक्सीजन है 6 को, यहाँ को है 12 को है, यहाँ को है 2 को है, तो बैलेंस कैसे होगा? तो यहाँ पे हाँ अब देखो हाइड्रोजन क्या को है 12 को, तो हाइड्रोजन जब 12 को है तो इधर हाइड्रोजन का है 2 को, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना होगा। 6 दूना 12, अब देखो ये 12 को हो गया, तो ये देखो 18 को ऑक्सीजन हो गया। 6 दूना 12, 12 6 18, इधर 6 को है तो 12 को और चाहिए ना, है समझ में? 6 2 8, ये कब हो गया 6 दूना 12 ना होगा, 12 6 18, इधर का था 6 को था, तो और भी चाहिए ना हमको, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर ऑक्सीजन से, तो हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को यानी द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत को ये फॉलो कर रहा है। आप दोनों तरफ देखिए सारे एलिमेंट बराबर है, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 दूना 12, ऑक्सीजन भी 6, है ना, 6 और ये 12 कितना हो गया 18, दोनों मिला के देखिए तो क्या मिल गया 18। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ये क्या है? यानी संतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है? संतुलित, बैलेंस। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना। अब देखो इधर वाला हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया ना। देखो जब रिएक्शन, है ना, जब दो तत्व या एलिमेंट जब आपस में मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो नए पदार्थ के बनाने से पहले, है ना, बनाने से पहले जब दो पदार्थ मिलते हैं तो दोनों पदार्थ को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। द एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट take part in the chemical reaction that is known as reactant और अभिकारक। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक, है ना। अब फाइनली जब बन जाता है तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रतिकारक या प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्ट फाइनली जब बनता है ना तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तुम लोग भी प्रोडक्ट हो, है ना। प्रोडक्ट नहीं हो, बंजुलिया का कोई प्रोडक्ट है, तो कोई और का प्रोडक्ट है कि नहीं? हाँ, सब कोई प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट नहीं होता तो प्रोडक्शन कहाँ से आता है? रिप्रोडक्शन कहाँ से आता है समझ में? ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो कंपोनेंट होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं और दोनों भाग को किससे दिखाया जाता है? एरो से। एरो के LHS भाग में, यानी किस भाग में? ये देखो इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल। तो टेल वाले भाग में रिएक्टेंट रहता है और हेड वाले भाग में एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एरो से। कैसे दिखाते हैं? एरो से। आया समझ में? क्लियर हो गया? हाँ, तो हम लोगों ने सीखा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। कंबसन होता है, कंबसन माने जला दो, है ना। व्हाट इज कंबसन? कंबसन रिएक्शन क्या है? दहन अभिक्रिया क्या है? दहन। दहन मतलब, दहन का मतलब होता है जला देना। क्या कर देना? जला देना। बोलो, कोई बोलो। व्हाट इज कंबसन रिएक्शन? दहन अभिक्रिया क्या है? पदार्थ की उपस्थिति में पदार्थ का दहना कि बहना? जलना। पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। और दहन तभी पॉसिबल है, तभी हम उसको सही कहेंगे जब हमको
ऊष्मा और प्रकाश देगा। क्या देगा? प्रकाश। दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे दहन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। The combustion reaction is a reaction in which the substance burns and generates heat and light. हीट आ गया तो हीट मतलब क्या है? एनर्जी। तो जहाँ एनर्जी निकल रहा हो वहाँ पे क्या होगा? कंबसन रिएक्शन होगा। तो उष्मा कौन सा रिएक्शन था जी? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमको क्या मिला? श्वसन। श्वसन के बाद हम क्या दे सकते हैं? दहन, कंबसन। और कंबसन के बाद यदि हम देखें एक और है, क्या कुछ बताओ है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, घर का जब पोताई होता है, पोताई मैंने चूना से, तो मिट्टी से ना वो जमाना गया है ना। घर का जब पुताई होता है तो चूना को पहले वो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक के बर्तन में हम क्या करते हैं कि उसको भिगोते हैं। एकदम सही बोले है ना? नहीं सर, प्लास्टिक में भेजेंगे। क्यों नहीं भिगोएंगे प्लास्टिक में? निकलेगा तो हाँ, नाद में बेचते हैं। देखना नाद में बेचता है लोग। नाद में चाहे टीना में चाहे सॉलिड बर्तन में वो लोग क्या करता है? चूना को भिगोता है। प्लास्टिक के बर्तन में नहीं भिगोता, इसलिए कि प्लास्टिक का बर्तन जो होता है ना, जो चूना होता है, जैसे उसको पानी में डालोगे ना तो उसका पेनिये गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर जैसे पानी में पड़ेगा हाँ हीट निकलेगा। ऐसा समझ में? हीट निकलेगा। तो चूना पत्थर जो होता है CaCO3 होता है ना जी, CaCO3 को कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैच नहीं करना। कली चूना, कली चूना को ही हम भिगोते हैं। तो कली चूना में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रहता है। CaCO3 में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, तो गर्म करके पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो बच जाता है क्या? CO। इसी से पुताई होता है और इसी को क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं। जैसे पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH। CaOH का ही यूज करते हैं क्या? पुताई में। और जैसे हम इसको डालेंगे ना तो इसमें से क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। है समझ में? क्या है ये? देखो ये कह रहा है छुओ। डायग्राम में देखो कह रहा है छुओ, है ना? छुएगा तो आंख में जल जाएगा। है समझ में? हल्का नहीं हो जाएगा, गरम लगेगा। है समझ में? ये क्या है? ये भी है CO यानी चूना, कली चूना को पानी में भिगोना, यानी उसमें भी हीट क्या होता है? बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। है समझ में? है बड़ी दिक्कत हो रहा है ना जी। कोई रहता साथ में तो एगो दूगो पंखा लिया के लगा देता तक हवा हो गई। हम अकेले पंखा रखा हुआ है, खाली ला के लगाना है। मान लीजिए पंखे लगा दिए, लाइट में पहले के जमाना थोड़े है कि आएगा फूंक से चल जाएगा। है समझ में? तो ये हम लोग क्या पढ़े? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। है समझ में? चलिए इसमें का अगला पार्ट जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसका भी क्वेश्चन डाल देंगे आज, आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है? आज इसका नंबर नहीं है तो नंबर क्यों नहीं दिया है? व्हाट्सएप नहीं बन रहा है? ठीक है, ट्राई करना बन जाए। घर फोन है ना, तो सबके घर फोन फुहार आता है, आपको लग रहता है जगह खूब फोन आता है। जैसे बूढ़ो लोग रहता है तो रखता है, वो लोग सुनने वाला ना रखता है ना।
वो रखता है वो पटाखा जरा नहीं है ना, खेती चुप रहेगा कानमा तरंगा लगे कोने में घुस जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे सटा के पता नहीं चलता है कि बत्ती आ रहा है। पहले वो नहीं मिलता था, अब पैसा आया। चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो है ये किए। देखो इस चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, आए समझ में? हाँ क्योंकि ये पीछे पढ़ाया जा चुका है तो आज इसका हम डिस्क्रिप्शन कर दिए, आए समझ में? नोट्स भी आपका हो गया ना इसका? हाँ तो नोट्स जिसका नहीं बना है उसको नोट्स भी चला जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। और प्लस जो है इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देंगे और आपको करना है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए नहीं ना अभी, लेकिन इसका नोट्स भेजे हुए हैं। भेजे हैं नोट्स भेजे हैं? नहीं इधर नोट्स भेजे हैं क्या? तो एक का साथ करेंगे क्या? यह सब गया था। चलो ठीक है। अब अगला मैथ का एक्सरसाइज निकालो और क्वेश्चन देखो। मैथ का एक्सरसाइज खत्म है। हाँ 7 चैप्टर खत्म नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोबारा पढ़ूंगी।